गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज क्लास 9th ऑनलाइन क्लास, सब्जेक्ट साइंस। माई सेल्फ प्रतिमा जायसवाल। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो चैप्टर हमारा जो 7 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में है। ठीक है, कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये जो चैप्टर हमारा है वो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में जो है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स कि कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, फिर उनमें कैसे विभिन्नताएं आई, विभिन्नताओं के कारण जो है अलग अलग जीव जातियाँ विकसित हुई। तो जो जीव जातियाँ विकसित हुई, फिर उनका क्लासिफिकेशन किया गया, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया कि हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर सकें, समझ सकें। और उन अध्ययन को जो है एक सिस्टमेटिक क्लासीफाई जब किया गया, तो उससे क्या है कि हमें पढ़ने समझने में जो हमें फर्दर पीढ़ीज हैं या हमारे जो आगे की पीढ़ियाँ आएंगी उनको समझने या हम लोगों को समझने में ये आसान हो गया। तो हमारे साइंटिस्ट ने इसको इस तरह से क्लासीफाई किया था। तो उसी बारे में ये चैप्टर है हमारा। तो बच्चों, यहाँ तक आपका चैप्टर हो चुका था। आई थिंक ये आपके दोनों एक्सरसाइज भी आपके हो गए हैं। आई थिंक डेफिनेटली आपके ये 2 एक्सरसाइज हो गए हैं। ठीक, अब हम आज स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशन। उत्पत्ति के आधार पर कैसे इनको क्लासिफाई किया गया है, या उत्पत्ति क्लासिफिकेशन को उत्पत्ति से कैसे जोड़ा गया है। मीन्स जब किसी जीव जाति का विकास हुआ, किसी जीव जाति की उत्पत्ति हुई, तो उसको क्लासिफिकेशन का उसमें क्या रोल रहा। तो इस बारे में हम जो है अब हम आज जो है पढ़ेंगे। तो हमारा ये क्लासिफिकेशन ऑफ एवोल्यूशन का जो टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बच्चों, ऑल लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडिंग आर न्यूटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड। मतलब जितनी भी जो लिविंग थिंग्स हैं उनको अलग अलग जो है ग्रुपों में बांटा जा चुका है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिजाइन इन फॉर्म एंड फंक्शंस। तो उनको जो कैटेगरी में बांटा गया, वो किसकी कैटेगरी में बांटा गया, उनकी बेसिक डिज़ाइन, उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी का, और वो उनके फंक्शंस है, वो क्या कार्य करते हैं, उनके आधार पर जो है इनको अलग अलग बांटा गया है। तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस इन बॉडी डिज़ाइन देन अदर्स। तो जब इनको अलग अलग बॉडी फंक्शंस के आधार पर अलग अलग बांटा गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता होगी। किसी में कोई गुण बहुत लेस क्वांटिटी में पाया जाएगा, तो किसी में वही गुण जो है ब्रॉड क्वांटिटी में पाया जाएगा, वाइड क्वांटिटी में पाया जाएगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। तो बच्चों, सिंपली देखिए, तो देयर इज अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल। सो वंस ए सर्टेन बॉडी डिजाइन comes into existence, it will shape the effect of all other substance design change। ये जो यहाँ ये जो लाइन लिखी है बच्चों, there is a role in time in this as well। so once a certain body design, it means कि जब किसी की बॉडी इवोल्यूट हो जाती है, जो उसकी बॉडी एक बार जो डिजाइन हो जाती है, तो ये बाहरी स्ट्रक्चर के आधार पर इसके वर्गीकरण के लिए पर्याप्त हमारे पास क्लू है कि हम बाहरी स्ट्रक्चर के आधार पर हम इनको बता सकते हैं, मतलब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर क्या है कि बहुत से जो जीव हैं वो नियर अबाउट जो है उनकी डिजाइन जो सेम हुई, लेकिन उनके फीचर्स बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि आप एकदम जनरल एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि हमारा जो है केचुआ और सांप, आप देखिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें, लेकिन दोनों के फंक्शंस इतने अलग हैं कि इनको 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ऐसे बहुत से जीव जाति है जिनको स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम डिवाइड करना चाहें, तो इनके बनावट के आधार पर, तो हमारा क्या है कि ये क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगा।
क्योंकि हमें गलत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि हमें क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसके फंक्शन का भी ध्यान देना है कि वो क्या कार्य कर रहा है। तो हम एक, जिससे कि हम ग्रुप के बारे में अध्ययन करें तो हम उसमें पाए जाने वाले सभी जीवों के बारे में एकदम डेफिनेटली अध्ययन कर पाए। तो इवोल्यूशन, जो क्लासिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशन है बच्चों, दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर एवोल्यूशन। तो जो क्लासिफिकेशन है मीन्स उनके बनावट के आधार पर अगर हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ लाइन लिखी है, दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देयर एवोल्यूशन। मीन्स अगर हम किसी को उसके बनावट के आधार पर क्लासीफाई करेंगे तो ये सबसे ज्यादा उनके एवोल्यूशन से ही रिलेट करेगा कि वो किस परिस्थिति में पैदा होते हैं, क्योंकि किसी का भी स्ट्रक्चर उनके पैदा होने से ही हमें उनका स्ट्रक्चर जो है डिफाइन हो जाता है ना। तो उनके हम एवोल्यूशन से ही हम उनके ग्रुप का डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, तो एवोल्यूशन मीन्स किसी भी चीज की उत्पत्ति या पैदा होना। तो मोस्ट लाइफ फॉर्म दैट वी सी टुडे हैव असाइन्ड बाय एन accumulation ऑफ चेंज इन बॉडी डिजाइन। तो देखिए इवोल्यूशन का क्या है कि जब कोई चीज पैदा होती है तो हमारे, सबसे पहले आपको एक बात मैं ये बताऊं कि जो हमारे पृथ्वी पर जो इतनी विभिन्न जीव जातियां हैं जिनके फीचर्स किसी जीव जाति के किसी से एक जीव से ज्यादा मिल रहे हैं, एक जीव से कम मिल रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जो है ये जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो 1 by 1 हुई है। मींस एक जीव जाति में जो है उनकी बॉडी में चेंजेस, उनके फंक्शन में चेंजेस होते होते वो फंक्शन इतना चेंज हो गया कि वो नई जाति के रूप में दिखाई देने लगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, जैसे कि आप जिराफ के बारे में सभी जानते होंगे, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी होती है ना। लेकिन एंशियंट टाइम में जब हमारा अर्ली मैन का समय था उस समय जिराफ की गर्दन उतनी लंबी नहीं होती थी, वो छोटी होती थी। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं डार्विन और लैमार्क ने, उन्होंने इस एवोल्यूशन के सिद्धांत जो दिया, उन्होंने उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने बताया कि जीव जाति जो उत्पन्न होती हैं, ये देखिए डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन 1859। तो इन्होंने जो आइडिया दिया, इन्होंने जो सोल्यूशन दिया, इनके अकॉर्डिंग जो है नई जाति, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या नई जाति की उत्पत्ति कैसे होती है इनके अकॉर्डिंग बच्चों, कि जैसे मान लीजिए कोई जीव जातु है, अब हमने जैसे जिराफ का उदाहरण लिया, तो इनके हिसाब से ये था कि जिराफ जो है उनकी गर्दन पहले लंबी नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ क्या वो अपनी गर्दन को ऊंचा करके पेड़ों की पत्तियां खाने लगे। या ऐसा हम मान सकते कि मान लीजिए कहीं सूखा आ गया हो तो नीचे की सारी घास समाप्त हो गई और केवल बड़े पेड़ की पत्तियां ही सर्वाइव कर पाई उस एटमॉस्फेयर में। तो जिराफ क्या हुए, अपने अगले पैर को और गर्दन को ऊंचा करके पत्तियां खाने लगे। तो जो अगली पीढ़ी के जिराफ पैदा हुए उतने ही लंबे पैदा हुए और वो भी इसी तरह से पत्तियां खाएं, तो उनकी अगली पीढ़ी के जिराफ वो भी वैसे ही उनसे लंबे पैदा हुए। आपको एक बात यहाँ पे बता दें, हमारे साइंटिस्टों ने इस बात की पुष्टि की है कि जो भी जीव जातियां अगली पीढ़ी की जीव जातियां आती हैं वो पिछली वाली से ज्यादा विकसित रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने मम्मी पापा से हर फीचर में अच्छे होते हैं, लंबे होंगे, अपवाद सब जगह है, कुछ केसेस में नहीं भी होते हैं, लेकिन 70% ये होता है कि जो पिछली जीव जाती है उससे जो अगली पीढ़ी आती है वो उन्नत आती है। इसीलिए देखिए जो हमारे ये हमारे प्लांट में भी ये चीज होता है कि जिस बीज के गेहूं इस सीजन में मान लीजिए इस सीजन में वो थोड़े सिकड़े मुकड़े या थोड़े छोटे ही आए तो अगले सीजन में वो उससे बेटर आएंगे। यानी हर सीजन में अगली पीढ़ी के जो भी प्रोडक्ट होंगे चाहे एनिमल्स या प्लांट में वो बेटर आते हैं। तो इसी तरह से क्या है कि वो उनमें जो गुणों में जो बदलाव होता है, जो अच्छा गुण आता रहता है, तो आते 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 ऐसा क्या होता है कि जब एक टाइम ऐसा आता है कि ये जीव जाति जो पिछली जीव जाति उससे बिल्कुल डिफरेंस हो जाती है। जैसे जिराफ के केस में हुआ, पहले उनकी गर्दनें छोटी थी तो फिर जब ऊंचा ऊंचा के पत्तियां खाने लगे तो क्या हुआ कि लंबी गर्दन जिराफ पैदा हुए, फिर उनकी अगली पीढ़ी की जिराफ और लंबी गर्दन के पैदा हुए, फिर उनकी अगली पीढ़ी जिराफ और लंबी गर्दन के पैदा हुए। इस तरह से क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि जो पिछले हमारे एंशिएंट जिराफ से जो हमारी नई पीढ़ी जिराफ बिल्कुल अलग हो गया और नई जाति का निर्माण हुआ। तो डार्विन के अकॉर्डिंग जो 1859 इन्होंने जो आइडिया दिया था वो यही दिया था कि किसी जीव जाति के पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनमें जो परिवर्तन आता रहता है, जो उनमें चेंजेस आते रहते हैं, तो एक टाइम में चेंजेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो अगली पीढ़ी आई रहती है वो पिछली जीव जाति से बिल्कुल भिन्न रहती है। लेकिन ये चेंजेस में समय लगता है, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, इस तरह से।
ऐसा नहीं कि हमारे एक पीढ़ी में अगली पीढ़ी के बच्चे अब पिछली पीढ़ी से बिल्कुल भिन्न हो, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 7, 8, 10 पीढ़ियों के गैप में जो होगा नई जीव जाति की उत्पन्नता हो जाती है। ठीक है। When we cannot this idea of evolution in classification, we will find some groups of organisms which have ancient body design. They have not changed very much. तो हम लेकिन इस आधार पे हम क्लासिफिकेशन नहीं किया डार्विन ने या अन्य वैज्ञानिकों ने इसको आधार नहीं माना, क्योंकि कुछ जीव जातियां जो रही उनमें बिल्कुल चेंज नहीं आया। पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसी एटमॉस्फेयर, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही वो बिहेव करती रही, उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही वो रही, उनमें कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है। We will also find other groups of organisms that here acquired their particular body design relatively recently. तो बच्चों क्या हुआ कि जब किसी जीव जाति की बाहरी संरचना के साथ साथ उसके फंक्शन, उसके कार्य करने या उसकी आंतरिक संरचना या उसके खाने पीने के नेचर, बिहेवियर में भी फर्क आया, तब उनको अलग जीव जाति के रूप में क्लासिफाई किया गया। ठीक है। तो उत्पत्ति, वो जिस उत्पत्ति, अब हम एकदम एंशिएंट टाइम में अगर चले जाएं तो हम जिराफ को जो है बकरी वाली कैटेगरी में रखेंगे, हार्बीवोरस कैटेगरी में रखेंगे। जिराफ क्योंकि हार्बीवोरस आज भी है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो है वो अलग हो चुका है। उनकी जो नेक में जो हमारा सेंसोरी ऑर्गन और भी जितने ऑर्गन नेक में होते हैं, तो उनमें जो है बिल्कुल वो डिफरेंट हो गए हैं पिछले जिराफ से। ठीक है ना बेटा। तो उत्पत्ति के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं, क्लासिफिकेशन जो है इवोल्यूशन को तो ध्यान में रखा गया, लेकिन जब उनकी जीव जातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजेस होते गए तो उनको भी ध्यान में रखकर के क्लासिफाई किया गया। ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इट इज अ वर्ड कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन द पर्टिकुलर रीजन। मीन्स बायोडाइवर्सिटी मतलब का मतलब होता है कि जैविक विभिन्नता। तो अलग अलग रीजन में रहने वाले प्राणियों के बीच जैविक विभिन्नता मतलब हमारे, आप मैदानी क्षेत्र के फॉर एग्जांपल आप बकरी गोट का ले लें। मैदानी क्षेत्र की जो बकरियां होती हैं उनका फीचर्स और स्ट्रक्चर अलग होता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र की बकरियों का फीचर और स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन वो एक ही कुल से बिलोंग करती हैं। तो हम उन्हें क्या करते हैं, सब फैमिलीज में डिवाइड कर देते हैं, फर्दर सब फैमिलीज में डिवाइड कर देते हैं। इट मीन्स हम नहीं, साइंटिस्ट ने इनको फर्दर जो है सब फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया, जिससे कि हमें पढ़ने में ये इजी हो जाए, समझने में ये इजी हो जाए। तो जैविक विभिन्नता का मतलब होता है जब जीव जातियों में उनके रहने के स्थान के आधार पर विभिन्नता आती है तो उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मीन्स जैविक विविधता कहते हैं कि मतलब अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले जानवर जो है एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं फीचर्स में, कभी भिन्न हो भी सकते, कभी नहीं भी हो सकते। तो ये भिन्नता ही जैविक विभिन्नता या बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक। अब हम यहां पढ़ेंगे आंसर क्वेश्चन। राइट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्रिमिटिव एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द सो कॉल्ड एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों जैसे अभी हमने बात की कि कोई जीव जाति जो इवोल्यूट हुई है तो उनकी फर्दर पीढ़ियों में डिफरेंस के कारण, विभिन्नता के कारण जो है वो जब 10 पीढ़ी 8 पीढ़ी के बाद जब नई जीव जाति हुई तो उनका फीचर्स एकदम ही चेंज हो गया और नई जीव जाति का विकास हो गया। तो जो हमारे पुराने वाले जीव हैं उन्हें प्रीमिटिव्स कहेंगे, पुराने जीव कहेंगे, प्रीमिटिव्स कहेंगे। ठीक। और जो नई वाली पीढ़ी कहलाएगी उसे एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विल एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म बी द सेम एज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, व्हाई? तो देखिए जो एडवांस ऑर्गेनिज्म है वो पिछले ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल सेम होती है, उनमें कुछ ही फीचर्स या उनके कुछ ही गुणों में बदलाव होता है। तो आपको पता है क्योंकि वो उसी जीव जाति से विकसित हुई रहती है, तो उनके किसी एक, अब ये जान लीजिए जो ये नई जातियां उत्पन्न होती है उनमें क्या होता है कि जेनेटिक सेल्स में जब उनके परिवर्तन होता है तभी नई जातियां उत्पन्न होती हैं। तो जब उनके जेनेटिक सेल में परिवर्तन होता है तो उनके सारे फीचर्स में कुछ ही फीचर्स चेंज होते हैं, और कभी भी उनके फिजिकल टिश्यूज या फिजिकल सेल में अगर परिवर्तन हुआ, चेंजेस हुए, तो कोई भी न्यू जड़ जाति कभी नहीं बनेगी। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में लेडीजें हैं वो अपना कान नाक हमेशा छिदाती हैं, ठीक, लेकिन कभी भी छेद वाले कान के साथ बच्चे पैदा नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये इनकी जो है फिजिकल सेल्स में इफेक्ट करता है। तो वहीं पे नई जीव जाति उत्पन्न होती है जब उनके जेनेटिक सेल्स में इफेक्ट आए, जेनेटिक सेल्स में चेंज आए। ठीक,
तो जो नए ऑर्गेनिज्म होंगे वो पुराने प्रिमिटिव से मिलते जुलते रहेंगे, क्योंकि उनके जेनेटिक चेंजेस की वजह से उनमें कुछ ही फीचर्स चेंज होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे द हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप। तो अब जो है हम ये पढ़ेंगे बच्चों की कैसे ग्रुप्स में बांटा गया है, कैसे ये स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ग्रुप में कैसे रखा गया और लास्ट ग्रुप में कैसे रखा गया, किन आधारों पे इनका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक बच्चों, तो सबसे पहले बायोलॉजिस्ट जो है सच एज अर्स्ट हैकल, जो हमारे साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट थे अर्न हैकल्स, उन्होंने क्या किया, या रॉबर्ट विटर या हमारे कैरी वूस, ये सभी इन्होंने क्या किया, हैव ट्राई टू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू बोर्ड कैटेगरीज। तो उन्होंने क्या किया, ये सोचा कि हम कम से कम ग्रुप्स बना के और सबको कैटेगरी में बांटें, जिससे कि पढ़ना लिखना आसान हो, उनके फीचर्स जो है वो एक जैसे फीचर, हम ग्रुप के एक फीचर्स को पढ़ लें तो उनके पाए जाने सभी जीवों के बारे में व्याख्या कर सके। तो इस तरह से उन्होंने इसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो जब इन्होंने इस तरह से जो क्लासीफाई किया है अलग अलग, तो उन्हें किंगडम्स कहा गया, मतलब कि सभी जानवरों को अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, जैसे कि तो द क्लासिफिकेशन विटकर प्रपोज्ड हैज 5 किंगडम्स, तो उन्होंने 5 किंगडम्स जो है वो प्रपोज किया है। सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटा और एनिमालिया। तो मोनेरा में वो जीव जंतु आते हैं जो बिल्कुल यूनिसेलुलर होते हैं, जिनमें न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस डेवलप नहीं होते हैं, उन सबको रखा गया। ठीक, उसके बाद हमारे प्रोटिस्टा में रखा गया प्रोटिस्ट जानवर जिनमें थोड़े बहुत सेल्स ज्यादा आए, जो मल्टी सेल्युलर्स तो थे, सॉरी प्रोटिस्टा, जस्ट वेट, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर, हाँ तो प्रोटिस्टा भी हमारे यूनिसेलुलर ही है। इसके बाद हमारे फंजाई आई, जो फंगस आए, जिनके बारे में हमें प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, फंगस जो भी प्लांट मटेरियल है, तो उनको एक किंगडम में रखा गया। उसके बाद जितने हमारे पेड़ पौधे हैं उनको एक किंगडम में रखा गया, और लास्ट में जितने हमारे डेवलप्ड एनिमल है उनको एक किंगडम में रखा गया। इस तरह से 5 किंगडम इन्होंने जो है डिवाइड किया। ठीक, दिस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ अदर सेल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या सेल के स्ट्रक्चर ध्यान में रखा गया, कौन यूनिसेल्युलर था या मल्टी सेल्युलर था, तो उनके फंक्शंस क्या थे, तो इस तरह से सेल स्ट्रक्चर के आधार पे इनको जो है डिवाइड किया गया। बहुत दूर से आपको, ठीक, तो रोज इंट्रोड्यूस्ड बाई डिवाइडिंग अ मोनेरा इनटू आर्चीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया फॉर बैक्टीरिया इज आल्सो इन यूज। तो ये बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ज्यादा टिनी ऑर्गेनिज्म है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ज्यादा टिनी ऑर्गेनिज्म उन्हें मोनेरा में रखा गया। ठीक, फर्दर क्लासिफिकेशन डन बाई नेमिंग द सब ग्रुप्स एंड वेरियस लेवल एज गिवन इन द फॉलोइंग स्कीम। तो फिर किंगडम को अलग अलग जो है फिर उनको फर्दर सेल्स में या उनको सब डिवीजन में, सब फैमिलीज में इस तरह से डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट, किसी भी सब्सटेंस, किसी भी ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे किंगडम, कि वो किस किंगडम से, फिर वो किस फाइलम से आएगा। ठीक है, तो फाइलम जो है प्लांट और एनिमल के लिए, फिर वो कौन से क्लास से आएगा, फिर वो किस ऑर्डर से आएगा, किस ऑर्डर के बाद किस फैमिली से, किस फैमिली उसकी जीन्स और स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमें सभी जानवरों के या जो भी ग्रुप्स हैं उनके बारे में हमें कितनी चीजें पता होनी चाहिए, उनका किंगडम। इस बच्चों इस चीज को आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, तो इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे और लर्न करेंगे और याद भी करेंगे, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। तो आप किसी भी जानवर के बारे में, अगर किसी भी एनिमल्स या किसी भी प्लांट या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी भी सब्सटेंस या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो हमें उनका किंगडम पता होना चाहिए, हमें उनका फाइलम पता होना चाहिए, हमें उनका क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर उनकी जीन्स और स्पीसीज। जैसे मटर है, राइजोबियम लेग्यूसेरम उसकी जीन्स और स्पीसीज है। ठीक, तो जीन्स और स्पीसीज से उनके वैज्ञानिक नाम भी डिफाइन होते हैं। लगभग ऑर्गेनिज्म के जो जीन्स और स्पीसीज है वही उनके वैज्ञानिक नाम है। जैसे मटर का है राइबोसोम लेग्यूमिनिसेरम, तो ये जो है उनका जीन्स और स्पीसीज है, या वैज्ञानिक नाम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 10 by separating organisms in the basis of hierarchy of characteristics into small and smaller groups। तो इस तरह से ग्रुप्स में डिवाइड कर देने से क्या होगा कि हम उनके छोटे छोटे फीचर्स के बारे में एकदम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ
विटकर RS फॉलोस। तो जो विटकर के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे तो वो इस तरह से, पहले हम उसके बारे में पढ़ ले, फिर हम एनिमल्स के किंगडम और क्लास के बारे में बाद में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले मोनेरा। मोनेरा क्या है? These organisms do not have a defined nucleus or organelles। तो इनमें क्या है, ना एक डिफाइंड न्यूक्लियस है, ना डिफाइंड ऑर्गेनल्स है। तो ये बैक्टीरिया के भी सब बैक्टीरिया ग्रुप से आते हैं, या बैक्टीरिया को भी हम इनमें रख सकते हैं। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, हम इनको इसमें रख सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देखते, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो नाउ डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर। तो इनमें कोई भी मल्टी सेलुलर नहीं, सब यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर बैक्टीरिया ही मोनेरा में रखे जाते हैं। बॉडी डिजाइन जो है वो भी अनशेप्ड है, ठीक है। दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सम ऑफ देम हैव सेल वॉल्स व्हाइल सम डू नॉट। तो इनमें क्या है, इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, क्योंकि कुछ में सेल वॉल पाई जा रही है, कुछ में सेल वॉल नहीं पाई जा रही है, ठीक है। बेस्ड ऑन द मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सम ऑफ देम हैव सेल वॉल। तो किसी में सेल वॉल है, किसी में सेल वॉल नहीं है, ठीक। तो जिनमें सेल वॉल है या जिनमें सेल वॉल नहीं, दोनों क्या है, एकदम डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक शो करती हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड आइटोट्रॉपिक। और ये सभी क्या है, आइटोट्रॉपिक है, ये अपना फूड स्वयं बना रही है, यानी इनमें क्लोरोफिल का भी फंक्शन होगा। ये आइटोट्रॉपिक अपना भोजन स्वयं बना रही है, तो इसका मतलब है कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, ठीक है। तो मोनेरा किंगडम से जो भी एनिमल्स है वो यूनिसेलुलर, उनकी सेल वॉल डिफाइन भी है, किसी किस्म नहीं भी डिफाइंड है, और ये आइटोट्रॉपस होते हैं, इनमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है। तो इन्हें हम क्या है, साइनोबैक्टीरिया जो हमारे आते हैं, या ब्रूगिन एल्गी, ये सभी क्या है, मोनेरा में आते हैं, ठीक। ये देखिए, अब ये बैक्टीरिया का फिगर आपका दिया है, या एनोबेना का जो फिगर है, तो ये सभी क्या है, ये हमारे मोनेरा ग्रुप में आते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा की। अब देखिए बच्चों, प्रोटिस्टा में जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो एक कोश के जीव होते हैं, जैसे हमारे अमीबा, पैरामीशियम, उन्हें हम प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा कह सकते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें फ्लैगला पाया जाता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे ये सेंस करते हैं कि अगल बगल कोई फूड है, फूड मटेरियल है, फूड आइटम है। तो इनको क्या होता है, ये अपना ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, आइटोट्रॉपस नहीं होते, ये भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआस है जो, या प्रोटिस्टा ग्रुप में वो जंतु रखे गए हैं जो यूनिसेलुलर तो है, लेकिन ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते। मोनेरा में क्या है, यूनिसेलुलर, लेकिन अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। और इसमें क्या है कि ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, इनमें एक फ्लैगला होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो उसको जो है सेंस करते हैं कि अगल बगल कहीं फूड आइटम है। ये देखिए एग्जांपल के लिए आपको देखिए, अमीबा हो गया, सॉरी पैरामीशियम हो गया, या अमीबा हो गया। अमीबा का फंक्शन तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे उनमें पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। ये हमारा ये यूग्लिना हो गया, यूग्लिना है, अमीबा है, पैरामीशियम है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है प्रोटोजोआस हैं, जो आइटोट्रॉपर्स नहीं है, हेटरोट्रॉपर्स हैं, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। देखिए इनमें एक फ्लैगला पाया जा रहा है सब, तो ये सेंस करती है, ठीक। अब फंगी की बात करें, फंगी बच्चों आइटोट्रॉपर्स होते हैं। हमारे जितने भी फंजाई होते हैं, आप देखिए जहाँ भी वाटर, पानी का सर्कुलेशन बना होता है, वहाँ पे काई जम जाती है, यानी वही फंजाई जिसे कहते हैं, फंजी। तो देयर आर हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, some of them use decaying organism material as food and therefore called sporophytes। सॉरी, फंगी जो है वो एल्गी नहीं है, जो हमारे वाटर और सन, जहाँ पे वाटर और सन रेस का सर्कुलेशन बना होता है, तो वहाँ पे हमारा एल्गी होता है, जो काई है। फंगी जो है फंगस है। देखिए जब डेड कोई भी फूड मटेरियल ऐसे कुछ दिनों के लिए पड़ा रहे ओपन में, तो उसमें फंगस लग जाते हैं। तो फंगस वही है, फंजी हैं, जो फंजी ग्रुप से आते हैं, जो कि हेट्रोट्रॉपर्स होते हैं। वो उसी फूड मटेरियल, सड़े हुए फूड मटेरियल द्वारा जो है अपना भोजन लेते हैं, अपना पोषण लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे ईस्ट हो गया, मोल्ड्स हो गया, ये देखिए, आप देखिए इनके जो संरचना वो इस तरह से है। ये हमारे मशरूम की कुछ प्लांट्स हैं, मशरूम है, तो ये सभी क्या है, हेट्रोट्रॉपर्स है। ये दूसरे प्लांट से अपना भोजन लेते हैं, या दूसरे डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, फंगी में आते हैं। Some fungal species live in permanent mutually dependent relationship with green algae।
तो कुछ क्या है एक दूसरे पे म्यूचुअली डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम सिम्बायोटिक कहते हैं, जिसमें एक प्लांट जो हेटेरोट्रॉपस रहता है जो नेक्स्ट प्लांट को पोषण देता है, और जो दूसरा प्लांट है वो जमीन से वाटर और मिनरल्स जो है वो दूसरे प्लांट को देता है। तो इस तरह से सिम्बियोसिस रिलेशन में ये लोग रहते हैं। तो वो भी फंगी है, फंगस है, ठीक है। अब प्लांट की बात करें, जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक्स या यू कैरियोटिक्स है या प्लांट है, वो सभी प्लांटी किंगडम में आते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी प्लांट जो डेवलप प्लांट है मल्टी सेलुलर, वो सभी प्लांटी में आते हैं। जैसे आम का पेड़, बरगद पेड़, कितने भी सारे पेड़, ठीक है। और एनिमाइला में जितने हमारे डेवलप एनिमल्स हैं यूकैरियोटिक्स, जिनके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी हैं एनिमल्स, जो हेटेरोट्रॉपर्स हैं, वो एनिमाइला में आते हैं, और जो आइटोट्रॉपर्स है प्लांट मटेरियल, वो प्लांटा में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी ये एक्सरसाइज कर लेंगे, जो नहीं कर पाएगा वो आप हमें ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर पोस्ट कर दूंगी। और इसके बाद जो है आपको ये मोनेरा, प्रोटोजोआ या फंगी, ये 3 जो फिगर बने हैं, सारे फिगर आपको कॉपी में बनाने हैं। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और अपना वर्क पूरा करेंगे। ओके, गुड लक फॉर योर होमवर्क, थैंक यू।